हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर से मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम फॉलो कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलिवेंट सोर्स रहता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं स्पेशली फॉर द मेंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसको लेकर। तो रिसेंटली अगर हम बात करें, रशिया ने एक मैसिव लेवल पर जो है वो एयर स्ट्राइक करी है यूक्रेन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। और अगर हम बात करें कि इससे इसका वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट रहता है वो भी हम देखेंगे, और किस तरह से जो है वो अभी अभी रिसेंट अपडेट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो US के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि वो सेकंड फेज़ में जा रहे हैं सैंक्शंस के लिए, US सैंक्शंस के लिए रशिया के ऊपर। तो सैंक्शंस जो लगाई जा रही है स्पेशली अगर हम बात करें US के द्वारा रशिया के ऊपर, तो उसकी सेकंड फेज़ अभी जो है वो शुरू होने वाली है। और ऐसा जो है वो किसने कहा, US के प्रेसिडेंट। तो ऑलमोस्ट देखो वॉर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर जो है वो लिंक कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली SCO का समिट भी हुआ चाइना में, तो वहाँ पर जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट भी आए थे। तो देन उसके बाद देखो, अभी उससे पहले अगर हम बात करें तो 50% टैरिफ जो है वो US ने इंडिया के ऊपर लगाया और कहा कि जो इंडिया क्रूड ऑयल परचेज कर रही है रशिया से, वो कहीं ना कहीं वॉर को फाइनेंस कर रही है। तो इस तरह से आपको फैक्ट जो है वो लिंक करके याद रखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें मानसून की वजह से लगभग जो है वो 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और कल यानी कि ट्यूसडे को जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी जो है वो कहाँ पर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4,000 के करीब जो 4,000 करोड़ के करीब जो है वो नुकसान हुआ है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी डिजास्टर्स देखी जा रही है। क्लाउड बर्स्ट देखे जा रहे हैं, फ्लैश बर्स्ट देखे जा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, जो कि हैवी रेन की वजह से हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 366 जो है वो अभी तक एक्सपेक्टेड है कि इतने लोगों की जो वो जान गई है। एक आंकड़ा है, बहुत सारे लोग जो मिसिंग भी है। तो ये जो फैक्ट है इनको मेंस में लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अभी अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले न्यूज़ में था कि जो कुकीज़ जो ग्रुप है उनके बीच में जो एक मतलब उनके साथ जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनका एक पैक्ट साइन हुआ था 2008 में, उसको रिन्यू कर दिया गया। तो अभी जो ये ग्रुप है ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो एक सेपरेट जो है वो यूनियन टेरिटरी का जो है वो स्टेटस दिया जाए। यानी कि जो ये रीजन है जहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स है, जहाँ पर ये दोनों ट्राइबल ग्रुप है, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो एक सेपरेट जो है वो क्या दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और यूनियन टेरिटरी बनाने की पावर जो पार्लियामेंट के पास होती है, पहला पॉइंट। और डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे जो कि प्रॉपर पूरा जो है वो मैनेज करते हैं यूनियन टेरिटरी को। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। प्लस साथ में आपको एक पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग याद रखना है कि मणिपुर जो है वो स्टेट बनने से पहले यूनियन टेरिटरी था, जैसे हिमाचल प्रदेश भी जो है वो यूनियन टेरिटरी था। देन उसके बाद नेक्स्ट है इशिबा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें कि इलेक्शंस में डिफीट हुई है जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन किया। और ये कौन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो वुमेन, और जापान के इतिहास में ये पहली बार होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ दिन में हमें इसके ऊपर और अपडेट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसको शुरू किया था 1925 में पेरियार ने, जिनको किस नाम से, पेरियार मतलब ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, लोकली वो पेरियार पेरियार के नाम से फेमस थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक कास्ट सिस्टम को रेडिकेट करने की इन्होंने बात की है, प्लस साथ में रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करने की बात की है। और इन्होंने अपोज किया है डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, जो रिचुअल्स है उनको इन्होंने अपोज किया है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इनका जो पेरियार थे, इनका एक पब्लिश भी थी, इन्होंने एक जो मतलब वीकली जो एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे जिसका नाम था खुदी अरासू। तो याद रखना, तमिल जो है वो ये वीकली जो वो न्यूज़पेपर था। और कहीं ना कहीं इन्होंने वैकोम सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। और 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स और आते हैं जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बहुत काम किया है। पहले जो है वो है ज्योतिराव फुले, जिनका सत्यशोधक समाज था। 1873 में याद रखना उन्होंने वो सत्यशोधक समाज जो है वो बनाया था। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड उसका बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के से रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज पुना पैक्ट। दूसरा आपको याद रखना है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी तीनों की तीनों, उनको बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया था। और बी आर अम्बेडकर जो है वो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने जो है हमारा संविधान ड्राफ्ट किया।
देन उसका फीचर्स की बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, तो जो कोर फीचर्स आपको याद रखने हैं, एक तो रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेशली इन द मैरिज सिस्टम में अगर हम बात करें जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे उनको अपोज किया, तो देन हम ये कह सकते हैं सिंपली यहाँ पर कि एक तरह से जो है वो विदाउट प्रीस्ट जो है वो जो हिंदू मैरिजेज है उनको प्रमोट किया है यहाँ पर, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड उसका सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें देवदासी सिस्टम को अपोज किया, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया, और जो रिस्ट्रिक्शंस जो विडो मैरिज के ऊपर लगाई गई थी उसको भी इन्होंने जो अपोज किया, और सोशल इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट किया। तो ये की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, और जो इनके आइडल्स थे हमारे संविधान में, हमारे प्रेम्बल में मैंशन है, तो आप इस तरह से भी इसको को लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिनलैंड अभी न्यूज़ में है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि फिनलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तीन इंपॉर्टेंट नेशंस है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों के तीनों जो है वो आपको याद रखना है कि आर्टिक काउंसिल के भी मेंबर है, जो कि 1996 में बनाई गई थी। इसके जो मेंबर्स हैं उनके नेम्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तीन मैंने आपको बता दिए, पांच के नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो फिनलैंड है इसने भी ज्वाइन किया है डिक्लेरेशन को, स्पेशली 2 स्टेट सोल्यूशन फॉर इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। तो इसराइल पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उसको फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। और पॉलिटिकल फीचर अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप में जो है वो फिनलैंड लोकेटेड है, इधर वाली साइड पे अगर हम बात करें इस साइड पे, तो शेयरिंग बॉर्डर विद रशिया, एक पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद वाटर बॉडीज़ अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सी, तो ये यहाँ पर इसमें जो है बॉर्डर शेयर करती है। ज़्यादा आपको इसमें फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपको याद रखना है कि आर्टिक काउंसिल है उसका ये मेंबर है, प्लस साथ में आपको याद रखना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए जो है वो इन्होंने भी कहा, 2 स्टेट सोल्यूशन को भारत भी सपोर्ट करता है, स्पेशली जो गाजा क्राइसिस चल रहे हैं। और गाजा क्राइसिस को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने फेमाइन ऑफिशियली डिक्लेयर किया, और बाद में कहा भी कि ये क्या है, मैन मेड फेमाइन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अंगीकार 2025 कैंपेन। ये जो कैंपेन है अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया। यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो अर्बन 2.0 यानी कि जो प्रधानमंत्री अर्बन आवास जो ये योजना है ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन लेवल पर उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर ऑल वेदर पक्का हाउसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा टारगेट रखा। तो ये कैंपेन जो है वो 2 महीने तक चलेगा, जिसमें जो है वो अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड की जाएगी अबाउट द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तो आपको कैंपेन याद रखना है कि अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार के क्या इनिशिएटिव है, तो आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। WHO ने अभी रिसेंटली कहा है कि अफ्रीका में, मतलब जो WHO ने क्या कहा है, एमपॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका इज़ नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, मतलब केसेस अभी जो आपका एमपॉक्स है उसको लेकर जो है वो ग्लोबल इमरजेंसी कोई नहीं है, ऐसा WHO ने कह दिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो बताना है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई है, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम इसको काफ़ी बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो एमपॉक्स है ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या, कौन सी डिजीज़ होती है, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में जो है वो स्प्रेड होती है, एक पॉइंट ये हो गया। और किसकी वजह से हो रही है, मंकी पॉक्स वायरस की वजह से, ठीक है। अभी अगर कोई ट्रांसमिशन, अगर कोई लाइक इन्फेक्टेड, मतलब लाइक कि इन्फेक्टेड पीपल के क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, एनिमल के कॉन्टैक्ट में आता है जो कि इन्फेक्टेड है, तभी स्प्रेड होगा, एक पॉइंट ये हो गया। और मेन केसेस कहाँ पर देखे जा रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीका में, ये पॉइंट हो गया। और ईस्ट अफ्रीका में जो केसेस है वो 2022 में देखे गए थे। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इसका 5 से 21 दिन का रहता है। सिम्टम्स अगर हम बात करें तो फीवर, हेडेक, मशल एशेज, ठीक है, फैटीज, नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स रहते हैं, कुछ वैसे ही सिम्टम्स इसके भी रहते हैं। देन उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ग्लोबल कंसर्न में इसको 2022 में WHO ने क्या किया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, बट लेकिन अभी कह दिया कि अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी कोई याद, एक पॉइंट और भी याद रखना है कि कोई प्रॉपर वैक्सीन अभी तक हमारे पास जो है वो एमपॉक्स को लेकर हमारे पास अभी नहीं है। तो नो प्रूवन ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन स्टिल हमारे पास अभी नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई सीज़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाई सीज़ वो सीज़ हो गए, देखो जैसे हम देखते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ तक जो भारत का जो है वो इंडियन ओशन में कंट्रोल है, लेकिन उसके बाद भी जो इंडियन ओशन है जहाँ पर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ हाई सीज़। तो हाई सीज़ को लेकर काफ़ी जो है वो कंसर्न रेज हो रहे हैं इस टाइम पे। अगर हम बात करें कि वहाँ पर किस तरह से जुडिशन को प्रमोट किया जाए, तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर प्रॉपर पूरा जो है वो ध्यान रखते हैं। एक पॉइंट याद रखना, भारत की जो, अगर हम बात करें जहाँ तक भारत का कंट्रोल है, तो वो आता है 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक जो भारत का कंट्रोल है। और ये ऑलमोस्ट कितना आता है, 370, यानी कि कोस्ट लाइन से लेकर 370 किलोमीटर तक जाओ भारत का कंट्रोल है प्रॉपर पूरा इंडियन ओशन में। उसके बाद जितना रीजन आता है दैट इज़
हाई सीज, हम उसको कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। और अभी एक पॉइंट याद रखना है कि कोई भी नो कंट्री हैज जुडिक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट इन दिस वाटर, मतलब इस रीजन में प्रॉपर पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो। यहाँ पर किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और हाई सीज में अगर हम बात करें तो 64% ऑफ द ओशन यहाँ पर आ रहे हैं, प्लस 50% ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसमें अगर हम बात करें कि मेरीन बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेगुलेशन ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 64% ओशियन ऐसे हैं जो कि किसी कंट्री के अंडर नहीं आते, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। देन उसके बाद ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये सी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यहाँ पर है, जेनेटिक रिसोर्सेज और मेडिसिनल कंपाउंड्स। जो ये रीजन है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब कोई कंट्री की वो टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो कंट्री उसको लेकर कोई भी मेजर नहीं लेगी। लेकिन अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर देख रहे हैं तो वो सभी का है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, और हाई सीज ट्रीटीज जो है उसके साथ डायरेक्ट जो है वो लिंक कर रही है। तो आपको याद रखना है कि इसको लेकर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज ये भी एक पास हुआ था, जिसमें जो स्पेशली अगर हम बात करें हाई सीज को लेकर जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड है। और 1958 में जो आपका जेनेवा कन्वेंशन है उसके अंडर जो है वो ये, उसमें पहले ये था, फिर इसको रिप्लेस किया था 1982 में। तो आपका जो ये लॉ ऑफ द सी है ये बना कब है, 1982 में। इससे पहले क्या था, 1958 का जेनेवा कन्वेंशन। ये एक लीगली फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि मेरीन और मैरीटाइम एक्टिविटी से लिंक करता है। स्पेशली अगर हम बात करें पूरा किस तरह से मैनेजमेंट होगी, तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेरिटोरियल जोन को भी समझते हैं। देखो ये हो गया कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन से लेकर, ठीक है, जैसे ये लैंड हो गया और यहाँ से टेरिटोरियल सी हमारा कितना रहता है, एक बेस लाइन हो गई। बेस लाइन से लेकर जब हम ये कह रहे हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये होता है टेरिटोरियल सी। यहाँ पर हमारे पास पूरे अधिकार होते हैं, हम हर एक फंक्शन जो है वो टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह सब यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स होता है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। देन उसके बाद बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल, ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, बट इन सस्टेनेबल वे। उसके बाद जो रीजन आता है ना, दैट इज़ हाई सी, याद रखना है। और नेशनल एयर स्पेस कब तक का होता है आपका, जो कि बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, ये हो गया आपका नेशनल एयर स्पेस। उसका इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, तो जो आगे चलता है नेक्स्ट कि जो ये आपका 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी की जहाँ एंड होता है, वहाँ से लेकर जो आगे इंटरनेशनल सारा का जितना भी रहता है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल स्पेस, इंटरनेशनल एयर स्पेस। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा जो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टोटल लूनर एक्लिप्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, 7 सितंबर को हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 सितंबर की रात को टोटल लूनर एक्लिप्स। और इसको जो है वो, इसमें हम क्या सिंपली देखते हैं कि एक सन हो गया यहाँ पर अर्थ हो गया, और यहाँ पर जो है वो मून हो गया। तो जो सनलाइट है उसको बिल्कुल अर्थ ने रोक दिया, और उसके बाद जो रेज जो पास हुई, ठीक है, जिसकी उसकी वजह से जो है वो मून कैसे दिखता है, ब्लड कलर में। तो ब्लड मून जो है वो कहा जाता है टोटल लूनर एक्लिप्स को। तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना है। तो सन, अर्थ और मून, मतलब ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही लाइन में अलाइन हो गए, जिससे जो सनलाइट है उसको पूरा अर्थ ने ब्लॉक कर दिया। और फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जो रेज पास हुई ना रिफ्रैक्ट होकर, उसकी वजह से रेड एंड ऑरेंज वेवलेंथ जो पास हुई ना मून सरफेस पे, वो हमें जो जैसे ब्लू वेवलेंथ स्काटर्ड अवे, जो ब्लू वेवलेंथ से उन्होंने क्या किया, स्कैटर्ड अवे हो गई। और जो रेड एंड ऑरेंज वेवलेंथ थी ना वो अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर उससे पास होकर मून सरफेस पर गई। तो जब वो मून सरफेस पर गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने डीप रेड और रेडिश ऑरेंज कलर बनाया, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लड मून। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इस तरह से पूरा जो है वो फिनोमेनन रहता है। और लूनर एक्लिप्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं पेरी पी पी न्यूब्रल, पार्शल और टोटल। तो इस बार कैसा देखा गया है, टोटल यानी कि पूरा जो है वो रेड हो गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड मून। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च फर्स्ट एवर वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। हमने कहाँ पर लॉन्च किया है, असम में। तो आपको सिंपली याद रखना है कि असम में जो हमने इसको लॉन्च किया। देन उसके बाद नेक्स्ट है, और प्रोजेक्ट हमने वल्चर भी शुरू किया है, कौन से ईयर में शुरू किया है, 2006 में। तो ये भी आपको जो है एक पॉइंट याद रखना है। पीयूष गोयल टेक चार्ज एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड में पीयूष गोयल जो कि 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, याद रखना। और ये नागालैंड काडर के हैं, अभी ये सेक्रेटरी बन गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंड में। फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एट द एंड। विच कंट्री इज होस्टिंग थर्ड नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट एंड मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन रीजनल कनेक्टिविटी।
तो सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोई ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये ईटानगर में हो रही है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 कंट्रीज का बॉर्डर शेयर करता है, एक हो गया भूटान, दूसरा हो गया चाइना, तीसरा हो गया म्यांमार। तो ये एक इंटरेस्टिंग जोग्राफिकल फैक्ट है जो आपको याद रखना है मैप बेस्ड। फिर उसके बाद सेकंड है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आसाम, अभी हमने इसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो बायोडाइवर्सिटी से लिंक करता है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। हमारे पास यहाँ पर पहले स्टेटमेंट दी गई है एक, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन फॉलोइंग वेज। ऑप्शन है सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। इस तरह के जब क्वेश्चंस रहते हैं ना जिसमें हमें सभी ऑप्शंस लगते हैं, तो हमें उसमें ऑप्शन डी करना जो बेहतर रहता है। रहता हम कि ज़्यादा उसको सोचना नहीं चाहिए, सिंपली अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा सोचते हैं तो फिर वो एक तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन फिर गलत भी हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से। आई होप जो कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।